नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। न्यूज ये है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडी ने इंडिया की सोवरेन रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। अब इस डाउनग्रेड करने से इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, इस मूडी रेटिंग को डाउनग्रेड क्यों किया गया है, क्या इसे कोरोना वायरस की वजह से डाउनग्रेड किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट का इस पे क्या रिस्पॉन्स है, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मेंस में इकोनॉमी के हेड के अंदर ये चीज आपकी बहुत मदद कर सकती है और आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले इस पे लाइक का बटन जरूर दबा दें। एक और बात है, अगर आप मुझसे डिस्कशंस करना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ के भी मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, यहां पे ब्रीफ सोवरेन हिस्ट्री दे रखी है इंडिया की रेटिंग्स की। तीन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच और मूडी रेटिंग्स। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने लास्ट टाइम जो रेटिंग की थी इंडिया में वो की थी सितंबर 2014 में, ट्रिपल बी माइनस स्टेबल, वो अब तक चल रही है। फिच ने जून 2013 में इंडिया की रेटिंग की थी ट्रिपल बी माइनस स्टेबल, वो अब तक चल रही है। और मूडी ने लास्ट टाइम इंडिया की रेटिंग को नवंबर 2017 में इंप्रूव किया था, बोला था कि इंडिया की रेटिंग होगी Baa2 स्टेबल। और नवंबर 2019 में इसी मोदी ने इंडिया की रेटिंग को Baa2 ही रखा, बट स्टेबल से कर दिया नेगेटिव आउटलुक। और अब जून में तो चेंज ही कर दिया है, इसको Baa3 कर दिया गया है। यहां पे देखें, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की फोटो है दोस्तों। जून 2020 में इंडिया की रेटिंग को कर दिया गया है Baa3 विद अ नेगेटिव आउटलुक। अब सवाल उठता है दोस्तों कि यहां पे ऐसा हुआ क्यों। जब गवर्नमेंट से इस बात के पूछा गया कि भाई आप इंडियन जो सोवरेन बॉन्ड है उसकी रेटिंग को नीचे गिराया गया है, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को नीचे गिराया गया है, इसकी वजह क्या है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने दोस्तों ये बोला है कि देखिए, दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज की रेटिंग गिराई गई है, लगभग 35 कंट्रीज की रेटिंग गिराई गई है, जिसमें थाईलैंड, साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्रीज हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कंट्री की भी रेटिंग गिराई गई है, कोरोना के चलते वैसे ही हालत बहुत खराब है, तो ये रीजन है। लेकिन जब मूडी एजेंसी से सवाल पूछे गए कि भाई आपने इंडिया की रेटिंग्स को क्यों गिराया है, सोवरेन रेटिंग्स को क्यों गिराया, तो मूडी एजेंसी ने 4 हेड्स में इसका जवाब दिया है। पहला हेड है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ है 2017 से। फिर इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत लंबे समय के लिए बहुत धीमी है। फिजिकल पोजीशन है जो गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट की, इन्होंने बहुत सारा कर्जा ले रखा है और इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 4 हेड्स में मूडी ने बताया है कि हमने इन इन वजहों से अपनी रेटिंग को गिराया है। इंडिया की रेटिंग को मूडी ने साफ साफ बोला है कोरोना वायरस की वजह से ये रेटिंग्स का डाउनग्रेड नहीं हुआ है। और यहां पे मूडी एजेंसी ने बहुत सारे फिगर्स भी दिए हैं, उनको भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। एक चीज होती है फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट होता है डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी मान लीजिए गवर्नमेंट 100 रुपए खर्च कर रही है और गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के थ्रू 80 रुपए आ रहा है, टैक्सेस और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स के थ्रू 80 रुपए आ रहा है, तो आप यहां देख सकते हैं कि गवर्नमेंट 20 रुपए एक्स्ट्रा खत्म कर रही है। ये 20 रुपए हो जाएगी गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट। मैं बस आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। अब देखिए, गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो इन एक्सपेंडिचर्स को बजट्स के थ्रू डिसाइड किया जाता है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां कहां से आता है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से पैसा आता है, तो भाई जीएसटी से पैसा आएगा, कस्टम ड्यूटी से पैसा आएगा, आपका इनकम टैक्स से पैसा आएगा। उसके बाद बहुत सारी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स होती है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई जब पैसा कहीं उधार पे देती है तो उसके बदले में गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती है, गवर्नमेंट को डिविडेंड प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो क्या होता है कि भाई ये जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, बीएचईएल या एनटीपीसी, या फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई या पीएनबी, इनमें मेजर स्टेक होल्डरशिप हमारी गवर्नमेंट की है। तो ये जो भी प्रॉफिट कमाएंगी वो आपका उसका एक मेजर हिस्सा स्टेक होल्डरशिप के हिसाब से गवर्नमेंट को देंगी। तो गवर्नमेंट के पास भाई देखिए पैसा कमाने के बहुत से सोर्सेस है। तो इन सोर्स से टोटल कितना पैसा आया और जितना गवर्नमेंट ने खर्च किया, जितना एक्स्ट्रा खर्च किया, वो हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जब से बीजेपी सरकार इस समय पे जो अभी रूलिंग सरकार है, राज में आई है, उसका ये टारगेट रहा है कि हम लोग जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 3% ऑफ द जीडीपी पे लेके आएंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के टर्म्स में अगर बात की जाए। अब यहां देखिए 2018-19 में रिवाइज्ड एस्टिमेट के हिसाब से जो फिस्कल डेफिसिट थी इंडिया की वो थी 3.5%। 2019-20 में मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से थी 3.8%। रिवाइज्ड बाद में अभी आएगी। अब बोल रही है मूडी कि हो सकता है
इस कोरोना पैंडेमिक के चलते इंडिया की जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.5% पे पहुंच जाए। ये फैक्टर है। तो इंडिया की फिस्कल डेफिसिट तो खतरे में है ही दोस्तों। साथ साथ मूडी ने क्या किया कि Baa3 विद अ नेगेटिव आउटलुक। तो मूडी की रेटिंग में इस नेगेटिव आउटलुक का क्या मतलब है? तो नेगेटिव आउटलुक का मतलब ऐसा है कुछ दोस्तों कि डोमिनेंट म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग डाउनसाइड रिस्क फ्रॉम डीपर स्ट्रेसेस इन द इकोनॉमी, यानी कि आपकी इकोनॉमी में और आपके फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ डीपर स्ट्रेसेस हैं जिनकी वजह से जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसमें सीवियर और प्रोलॉन्ग इरोजन हो सकता है। फिर मूडी ने यह भी बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं जिसको इंडिया ने एड्रेस नहीं किया है, जैसे कि वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबर लॉज में कमियां है, रिजिडिटी है, लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे रिस्क है। नेगेटिव आउटलुक का एक और मतलब बताया गया है यहाँ पे कि आगे आने वाले समय में मूडी इंडिया की रेटिंग को फर्दर नीचे गिरा सकती है। आगे चलते हैं, इन कुछ बाकी कंट्रीज की रेटिंग्स देखते हैं दोस्तों। मूडी, एस&पी और फिच के हिसाब से तो आप देख सकते हैं यूएसए और जापान काफी ऊपर आते हैं। यूरोप की बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि काफी ऊपर आती हैं इन रेटिंग्स में। इंडिया मूडी की रेटिंग के हिसाब से Baa3 पे है और ऑब्वियस सी बात है आपका एस&पी के हिसाब से BBB- पे। तो यानी कि इंडिया लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे। देखिए ये जो Baa3 है ना दोस्तों, यहां पे ये आपको ऑरेंज रंग का कलर दिखाई दे रहा है, मॉडरेट रिस्क नजर आ रहा है। इसके जस्ट एक स्टेप नीचे चले जाएंगे ना तो सब्सटेंशियल रिस्क आ जाएगा। तो सब्सटेंशियल रिस्क वाली रेटिंग में इन्वेस्टमेंट आना बहुत मुश्किल होता है। तो जो लास्ट लेवल है इन्वेस्टमेंट आने का उस पे इंडिया ऑलरेडी पहुंच चुका है, जो कि है Baa3 विद अ नेगेटिव आउटलुक। अब अगर इस स्टेप से इंडिया को नुकसान क्या होगा और आगे अगर इंडिया की रेटिंग्स गिरती हैं तो उससे इंडिया को क्या नुकसान होगा? देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारे देश में बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं और वो आके इन्वेस्ट करते हैं। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारी क्रेडिट रेटिंग को देखते हैं और हमारी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि यहां पे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। दूसरा, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने बॉन्ड इशू करती है। सिंपल तरीके से समझाता हूं, इस बॉन्ड को गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में क्यों इशू करती है? इसलिए इशू करती है क्योंकि बॉन्ड वहां पे इशू होंगे, उन इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ बायर होंगे, वो इस बॉन्ड को खरीदेंगे और उसके बदले में हमारी सरकार को पैसा देंगे और हमारी सरकार इस पैसे पे ब्याज चुकाएगी। अब यहां पे एक सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए लंदन के इंटरनेशनल मार्केट में यूएसए ने अपने बॉन्ड्स को इशू किया। अब यूएसए की क्रेडिट रेटिंग है AAA, ओके। तो यूएसए की जो क्रेडिट रेटिंग है सबसे अच्छी है। तो मान लीजिए कि यूएसए ने यहां पे अपने बॉन्ड्स को इशू किया, कोई बायर है जो यूएसए का बॉन्ड खरीद रहा है, तो यूएसए उसको बहुत कम इंटरेस्ट देगा, कहिए 2 से 3% इंटरेस्ट देगा, क्योंकि यूएसए बोलेगा हमारी क्रेडिट रेटिंग तो देखिए सबसे अच्छी है, हम अपने बॉन्ड पे कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। और मान लीजिए इंडिया इसी लंदन के मार्केट में जाके अपने बॉन्ड्स को अगर इंट्रोड्यूस करता है तो इंडिया को 2 से 3% से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, 5 से 7% का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो बायर्स होंगे वो इंडिया को बोलेंगे कि भाई आपके बॉन्ड की जो रेटिंग है वो तो बहुत नीचे है, तो अगर मैं आपके इतने रिस्की बॉन्ड में अपना पैसा लगाऊंगा तो मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो अगर इंडिया को अपने बॉन्ड्स को सक्सेसफुल करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न ज्यादा देना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये नुकसान होता है आपका रेटिंग्स को डाउनग्रेड करने का। ऐसे बहुत से नुकसान है दोस्तों। अब देखिए ये रेटिंग एजेंसीज भी कोई दूध की धुली नहीं है दोस्तों। जब सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस हुई थी ना यूएसए की, तो इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स के जो बॉन्ड्स है, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे ना, इन रेटिंग एजेंसीज की उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ सांठगांठ थी और वो बॉन्ड्स, वो मॉर्टगेज बॉन्ड्स जो अंदर से पूरी तरीके से डिफॉल्ट हो चुके थे, उसकी रेटिंग ये क्रेडिट एजेंसीज हाई दे रही थी। तो ये क्रेडिट एजेंसीज भी कोई बहुत दूध की धुली नहीं है। तो अगर चाइना का इनमें इन्फ्लुएंस है तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि चाइना इन पे इन्फ्लुएंस करके इंडिया की क्रेडिट रेटिंग्स को गिरा सकता है। बहरहाल उस पर हमको नहीं जाना चाहिए, ये बहुत फार फेच्ड एजम्पशन है। यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मूडी ने क्या लॉजिक दिया है इंडिया की रेटिंग को गिराने का, और मूडी के लॉजिक से आप खुद अपने दिमाग से, अपनी थिंकिंग से सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या यहां पे मूडी का लॉजिक सही है। नेगेटिव आउटलुक क्या है ये तो वीडियो ने बता दिया। अब मूडी ने, जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर 2017 में इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया था। क्यों अपग्रेड किया था? इंडिया ने उस समय पे बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए थे, जैसे जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, डीमोनेटाइजेशन किया गया इंडिया में। इसके चलते इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड किया मूडी ने
चूंकि ये कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए थे, और भी बहुत से रिफॉर्म्स लिए गए थे, जिसके चलते ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया की इकोनॉमी आगे चल के तेजी से बढ़ेगी। लेकिन बाद में मूडी ने बोला कि इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का कोई फायदा नहीं हुआ, और हुआ ये कि अगर 2019-20 के प्रोविजनल एस्टिमेट्स देखेंगे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के, वो निकल के आते हैं 4.2% मूडी के हिसाब से। और मूडी का ये भी कहना है कि जब इसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स निकल के आएंगे, हो सकता है ये फिगर और नीचे चला जाए। यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ द मूडी के हिसाब से केवल 4.2% से बढ़ी है 2019-20 में, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे धीमा ग्रोथ रेट है दोस्तों। मूडी ने एक लॉजिक दिया है रेटिंग को गिराने का। दूसरा लॉजिक रेटिंग को गिराने का क्या है? मूडी का यह बोलना है कि जो इंडिया का डेप्ट है बहुत ज्यादा है, इंडिया का जो उधार है वो बहुत ज्यादा है, और ये उधार अभी से नहीं, कोरोना पैंडेमिक से पहले ही इंडिया। मूडी एजेंसी ने साफ साफ ये बात बोली है दोस्तों कि अभी की जो रेटिंग हमने गिराई है, ये कोरोना के पैंडेमिक की वजह से नहीं गिराई है। एक रीजन मैंने आपको यहां पे बता दिया कि क्यों गिराई गई है। दूसरा रीजन मूडी ने बताया कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक से पहले इंडिया का जो कंबाइंड डेप्ट था, कंबाइंड डेट मतलब वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया और वो पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट ने उठाया, और ये पैसा बहुत अलग अलग जगहों से उठाया जाता है, वर्ल्ड बैंक से, दुनिया भर से उठाया जाता है। तो इंडिया का डेप्ट है अप्रोक्सीमेटली 72% ऑफ द जीडीपी, कंबाइंड डेप्ट, कोरोना वायरस से पहले। और अब मूडी इस बात को आप कह सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर रहा है कि 2020 के खत्म होने से पहले इंडिया का जो डेप्ट है 84% ऑफ द जीडीपी पहुंचने वाला है। उसका रीजन यह है कि इंडिया के बिजनेसेस अब चल नहीं रहे हैं, तो जीएसटी कलेक्शंस घटेंगे, इनकम टैक्स कलेक्शंस घटेंगे, इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसे कम आएंगे, और एक्सपेंडिचर इंडियन गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट को मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। तो जो आपका टोटल डेप्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, वो 84% ऑफ द जीडीपी पे भी पहुंच सकता है। और रेटिंग एजेंसी ने अपना लॉजिक कैसे दिया है? रेटिंग एजेंसी ने लॉजिक दिया है दोस्तों कि 72% ऑफ द जीडीपी का डेप्ट है इंडिया के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिला का, और जो इंडिया की रेटिंग है दोस्तों, उस रेटिंग पे जो एवरेज आप कह सकते हैं कि BAA मीडियन, अगर BAA मीडियन की रेटिंग की बात की जाए, तो BAA मीडियन का जो जीडीपी डेप्ट है, जो भी कंट्रीज इस ग्रुप में आती है BAA मीडियन वाली रेटिंग में, उनका जो मीडियन निकल के आता है डेप्ट का, वो निकल के आता है 40 से 45% का, और इंडिया का 72% है। तो ऑब्वियस सी बात, हमें रेटिंग गिरानी पड़ेगी। ये बात बोली है मूडी ने। फिर भाई मूडी ने कुछ स्टैटिस्टिक्स और दिए हैं। मूडी ने बोला है कि 2020-21 में जो इंडिया की रियल इकोनॉमी है वो 4% से गिरेगी, यानी कि जो जीडीपी है इंडिया की वो 4% से श्रिंक होगी, बढ़ना तो भूल जाओ। ये अलग बात है कि मूडी ने ये बोला है कि 2021-22 में शार्प रिकवरी करेगा, इंडिया की इकोनॉमी उस समय बढ़ेगी, लेकिन तब भी इंडिया की इकोनॉमी में उस समय पे बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट लाने में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब क्रिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल सिस्टम बैठ सकता है बीच से, इस तरीके की बहुत सारी बातें मूडी ने बोली हैं दोस्तों। तो मूडी ने अपने इन बेसिस पे अपने डिसीजंस को जस्टिफाई किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई मूडी के डाउनग्रेड ऑफ रेटिंग्स को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज की रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया गया है। अब सही क्या है, गलत क्या है दोस्तों, इसमें आप अपना विचार ना दें, बेटर रहेगा। आप इस पूरे पर्सपेक्टिव को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से लेके चलें, अपने प्रॉपर नोट्स बना लें, ताकि मैंने जो फैक्ट्स आपको यहाँ पे बताए हैं उन फैक्ट्स को आप अपने मेंस के एग्जाम में कोट कर सकें या ऐसे में कोट कर सकें। तो वीडियो अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसका शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।